हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का जेएसके सर क्लासेस 2.0 की इन यूट्यूब चैनल पर। आज की कक्षा में हम बात करते हैं क्लास 10th फिजिक्स और क्लास 10th फिजिक्स में पहला चैप्टर प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। और प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन में जो हम इनसे पीछे की क्लास में बात कर लिए थे, हमने चिन्ह परिपाटी को देख लिए थे। जो चिन्ह परिपाटी क्या होता है और चिन्ह परिपाटी में अपना सबका थोड़ा बहुत तो कुछ बच गया था। आज उनको देखते हुए और फिर हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आज की क्लास में कि किसी भी दर्पण को हम छूकर और बिना छूकर कैसे पहचान सकते हैं। यानी कि जब आपकी आंखों को बंद किया कर दिया जाए और सारा प्रकार के दर्पण आपके सामने दे दिया जाए तो आप कैसे उसको पहचान कर सकते हैं स्पर्श करके। और जब आपके क्या कर दिया जाए छोड़ने को नहीं दिया जाए, यानी कि दर्पण आगे में छोड़ दिया जाए और आपको दूर से बिना छुए हुए बिना स्पर्श किए हुए बताना होगा जो कौन सा दर्पण है। इनको आज की क्लास में करते हैं डिटेल, ठीक है ना। तो चलो बिना देरी करते हुए अपनी क्लास आगाज स्टार्ट आरंभ करते हैं। और कहना चाहते हैं यदि आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलो तो हम सबसे पहले पीछे की क्लास जो हुई थी उनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, फिर हम आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो हमने कल जो क्लास में हम बात कर लिए थे, इस प्रकार से कोई दर्पण ले लिए थे और दर्पण में जानते हैं क्या होते हैं, इधर से प्रधान अक्ष होते हैं। दर्पण है तो इनका एक सतह तो क्या रहेगा, पेंट क्या हुआ रहेगा। दर्पण का एक सतह क्या रहेगा, पेंट क्या हुआ रहेगा, ठीक है ना। और इसको ए भी मान लेते हैं दर्पण। ए भी क्या है, इसको हम दर्पण मान लेते हैं, जो अपन ए भी कोई दर्पण है। और ये जो देख रहे हैं ये बिंदु, हमने जानते हैं कि यह बिंदु कौन सा बिंदु होता है, बिंदु P, जिसको हम ध्रुव कहते हैं। बिंदु क्या है, यह बिंदु P है। यह बिंदु कौन सा है, बिंदु P, जिसको हम क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं, ठीक। यह बिंदु P, ये ध्रुव हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन, ये रेखा को हमने क्या कहते हैं, तो प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। तो हम जो कल की क्लास में जो पढ़े थे, तो कल की क्लास में इतना तक पढ़े थे, जो किसी भी दर्पण में यदि हमको कोई भी दूरी मापनी होती है तो कहां से मापते हैं, तो उनकी जो ध्रुव होते हैं जिसको हम P से सूचित करते हैं, उन ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। ध्रुव को क्या मान लेते हैं, मूल बिंदु मान लेते हैं और मूल बिंदु से सभी दूरियां मापते हैं। ये बात हो गए थे, जो मूल बिंदु से क्या करते हैं, हम सारी दूरियां मापते हैं। अब जब मूल बिंदु से इधर की ओर चलते हैं, मूल बिंदु से इधर आगे की ओर चलती है, तो इधर जो मापी गई दूरियां होती है तो उसका मान पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक होता है। धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है ना। जब मूल बिंदु से सीधा हम ऊपर की ओर चलते हैं, मूल बिंदु से सीधा ऊपर की ओर चलते हैं, इधर मापी गई दूरियां भी क्या होती है, धनात्मक होते हैं। क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है ना। जब मूल बिंदु से हम इधर माइनस, यानी कि इधर चलते हैं, कहा, मूल बिंदु से इस साइड चलते हैं, इस साइड मतलब बाएं साइड। मूल बिंदु से जब हम बाएं साइड चलते हैं तो इधर जो मापी गई दूरियां होती है मूल बिंदु के बाएं साइड, इधर मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। ये बात को हमने देख ली थी। उसके बाद और हम जाने थे, मूल बिंदु से जब हम क्या करते हैं, नीचे की ओर आते हैं, मूल बिंदु से सीधा लंबवत नीचे की ओर आते हैं, यह भी दूरियां क्या होती है, निगेटिव होती है, यानी कि ऋणात्मक होती है। क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ी है कि जब मूल बिंदु होगी, वह मूल बिंदु से जब
इधर की ओर निकलेगी, जब मूल बिंदु से इधर की ओर जाएगी तो क्या होगी, दूरियां धनात्मक मानी जाती। तो मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाती है तो दूरियां धनात्मक मानी जाती है। मूल बिंदु से पीछे यानी कि बाएं साइड चलते हैं तो दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। जब मूल बिंदु से, या हम कह सकते हैं प्रधान अक्ष से सीधा नीचा लंबवत जाते हैं तो दूरियां ऋणात्मक होती है। और प्रधान अक्ष के सीधा लंबवत ऊपर जाते हैं, प्रधान अक्ष के सीधा सीधा लंबवत ऊपर जाते हैं तो दूरियां धनात्मक होती है। यहां तक बातें हम पिछले क्लास में ही समझ गए थे। इसके बाद हम जानते हैं, इसके बाद जो बात कर लेते हैं, तो बात क्या कर देते हैं, तो यहां से आप जरा सा गौर फरमाइएगा। यहां से ये चलेगा, हाँ ये चलेगा। यहां से जरा सा आप गौर फरमाइएगा, तो गौर आप क्या फरमाइएगा देख सकते हैं। यहां से तो हम ये कौन सा दर्पण बना लिए हैं, तो ये यदि आप पहचानते होंगे, पीछे क्लास किए होंगे, यह आपका अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण की जो है केसेस जो होती है, यानी कि वस्तु को दर्पण के आगे में कहां पर रखेंगे तो उसकी प्रतिबिंब कहां पर बनते हैं, तो अवतल दर्पण में आप ये 6 केस पढ़ने को मिला होगा। और उम्मीद है कि यहाँ तक सब आदमी समझ भी गए होंगे कि 6 केस में क्या सब होता है। तो 6 केस में पढ़ने को जो मिला होगा, तो इसमें हमने देखे थे, क्या देखे थे, इधर हो जाता है आपका अनंत, एक हो जाते वक्रता केंद्र, और एक हो जाते हैं ध्रुव, एक हो जाते हैं ध्रुव, ठीक है ना। और यह किधर है, मूल बिंदु से किस साइड है, तो मूल बिंदु से हम जानते हैं कि ऋणात्मक साइड है, मूल बिंदु से ऋणात्मक साइड, यानी कि मूल बिंदु से बायां ओर है। ये हो गया बायां ओर, बायां, इधर हो गया बायां, और जब इनसे इधर बायां और इनसे इधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, दायां, यही ना। तो इधर क्या हो जाएगा, धनात्मक, और इधर क्या आती है, ऋणात्मक आती है। अब मूल बिंदु से हम कोई भी दूरियां मापते हैं, तो मूल बिंदु से हम कोई भी दूरियां मापते हैं, तो हम नेक्स्ट पेज पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहां से फिर से हम बना लेते हैं एक बार, ताकि आपको चीजें क्लियर हो। ये आपका हो गया, और इन्हीं के ऊपर में हमने बताए थे, यहां से इसको बना दो थोड़ी सी, इस प्रकार से, ठीक। अब हमको ताकि बनाना न पड़े, इसलिए हम इसको कर लेते हैं। चलो, अब आवश्यकता पड़ेगा हमको छापना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने बात कर लिए थे, हमने यहाँ बात कर ली थी, ये क्या होता है P, इधर हो जाता है आपका F, इधर आ जाता है C, आ जाता है इधर अनंत हो जाता है, यही ना। अब बात करते हैं, हम क्या करते हैं, जब दूरियां मापते हैं, दूरियां मापते हैं तो कहीं किसी भी दर्पण में दूरियां कहां से मापते हैं, ध्रुव से। तो यहां से लेकर, कौन सा पेन, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरियां होती है, वो कौन सा दूरियां होते हैं, फोकस दूरी, जिसे हम कैसे सूचित करते हैं, F से। और यहां से लेकर यहां तक की दूरियां जो होती है वो होते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे हम सूचित करते हैं R से। जिससे हम किससे सूचित करते हैं, तो R से सूचित करते हैं। तो अब यहां से देख सकते हैं अवतल, यह दर्पण कौन सा है, यह दर्पण आपका हो गया अवतल। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, तो किधर है, ध्रुव के बायां साइड, ध्रुव किधर है, बायां साइड। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या बन जाएगा, तो आपका ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। तो यहां से आप लिख सकते हैं, जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यहां से आप चीजों को लिख सकते हैं, जो अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होते हैं, तो ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक। इसके बाद और देखिए आप, यहां से ये तो हो गया आपके फोकस दूरी। अब ये ध्रुव से लेकर, यहां से लेकर और यहां, ये क्या कहलाती है आपकी, तो
इधर जो आप देख रहे हैं यहां से ये वाले आपके कौन सी दूरी कहलाते हैं? ये वाली दूरी आपकी कहलाते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे हम r से सूचित करते हैं। यह वक्रता त्रिज्या भी कहाँ है? दर्पण जो है, दर्पण की ध्रुव से बाएं साइड, दर्पण की ध्रुव से बाएं साइड जिधर क्या होते हैं तो ऋणात्मक सारे के सारे त्रुटियां होते हैं। यहाँ से आपका यह भी पॉइंट बनता है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है। आप यह भी लिख सकते हैं अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होते हैं तो ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इनके बाद आप और भी जानते हैं, ये तो हो गया अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और अवतल दर्पण, ये सारे ठीक ना। इसके बाद और थोड़ी सी देखिए आप से ये यहाँ टू रहने दो, इसको रहेंगे। अरे ये हो गया, इसको हमको हटाने दो थोड़ा सा। तो आप यहां से चीजें को इस प्रकार से देखते हैं कि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में वस्तु को रखते हैं। जब क्या करते हैं, अवतल दर्पण में वस्तु को रखते हैं, कहां पर? अवतल दर्पण में वस्तु को रखते हैं फोकस और ध्रुव के बीच। कहां रखते हैं? फोकस इधर आपका, ध्रुव आ जाते इधर आपका फोकस। जब फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से आपका बनता है, इस प्रकार से इधर चलती है और इस प्रकार से कुछ इधर चलती है, इधर जाते हुए प्रतीत होते हैं और यहाँ पर आपके क्या होते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से कुछ इसका क्या होते हैं प्रतिबिंब बनते हैं। यदि मान लेते हैं ए बी है, यहाँ पर प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनते हैं। ऐसे बनती है कि नहीं बनती है? ऐसी बनती है कि नहीं बनती है? इस प्रकार से आपका बनती है। और यदि आप देखें तो आप कुछ अवतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से भी बनते हैं। आपका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कुछ इस प्रकार से बनते हैं। अब उसको भी देख लो जो कैसे बनता है। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, प्रधान अक्ष, अवतल दर्पण हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। जरा सा देखना, यहाँ गौर फरमाना। ध्रुव ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र और इधर हो गया अनंत। जब वस्तु को रखते हैं कहां पर? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर निकलते हैं तो इस प्रकार से जाते हैं और इधर से क्या होती है, इस प्रकार से निकलती है और इधर से इस प्रकार, हम रफ फोटो बना रहे हैं, इस प्रकार से आती है, सीधा सारा लाइन होगा और यहाँ पर। और आपका प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं? तो आपका जो प्रतिबिंब है तो वह बनते हैं वक्रता केंद्र पर। आपका प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं? वक्रता केंद्र पर। यदि यह ए बी है तो यहाँ पर बी डैश ए डैश बनते हैं प्रतिबिंब। बनते हैं कि नहीं बनते? एक बार बताना। इस प्रकार से बनते हैं, इस प्रकार से बनते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो आप यहाँ आपको यहाँ पे कुछ नजर आ रहे हैं कि प्रतिबिंब एक बार क्या होते हैं दर्पण के इधर बनते हैं, यानी कि प्रतिबिंब क्या होते हैं, एक बार दर्पण के पीछे बनते हैं। एक बार अभी कहां बनते हैं? दर्पण के आगे, दर्पण के सामने प्रतिबिंब, दर्पण के सामने। और इसमें कहां बन रहे? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के कहां बन रहा है? तो पीछे बन रहा है। कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। तो अभी हमने जान रहे हैं, क्या जानते हैं कि जो ध्रुव है आपका, जो ध्रुव है, ध्रुव से इधर जो मापेंगे दूरियां तो ऋणात्मक होगी और ध्रुव से इधर जो मापेंगे दूरियां तो क्या होगी? धनात्मक होगी। इस प्रकार से आप तो अभी जस्ट देखे हैं, इस प्रकार से आप जस्ट देखे हैं, यस चिन्ह, इस प्रकार से आपने अभी देखे हैं जस्ट। तो अब यहां से बता सकते हैं कि यहां से ध्रुव से लेकर ये प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या कहलाते हैं? तो ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी
ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी क्या कहलाती है, जल्दी बताना। भी कहलाते हैं, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं। और यहाँ पर आपका क्या है, तो वस्तु है, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या कहलाएगा, तो यू कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। और यहां भी आप देखते हैं यहां पर, तो यहां से लेकर, अरे ये आपका वस्तु हो गया और ये आपका ध्रुव हो गया। यहां से यहां तक की दूरी आपका तो यूं ही कहलाएगा, यू कहलाएगा। और ये आपका हो गया क्या, तो इधर आप जो नीचे देख रहे हैं, तो नीचे में आपका है, नीचे में ये हो गया आपकी वस्तु, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या कहलाएगा, भी कहलाएगा। यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगा, तो आपको भी कहलाएगा। चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। ये दूरी आपका क्या कहलाएगा, तो ये दूरी आपका भी कहलाएगा। चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, ध्रुव से हम जानते हैं पीछे चलेंगे, ध्रुव से जब इधर चलेंगे तो दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी क्या है, यू, यानी कि वस्तु की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक आती है, ऋणात्मक, वस्तु की दूरी ऋणात्मक। उसके बाद यहाँ प्रतिबिंब की दूरी जो देख रहे हैं, किसका दूरी, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी बताओ क्या है, ध्रुव से बायां साइड है, तो ध्रुव से बायां साइड है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। यहां पर प्रतिबिंब की दूरी भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी भी, प्रतिबिंब की दूरी भी क्या आएगा मेरे साथियों, तो प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा, ऋणात्मक। प्रतिबिंब की दूरी भी इस केस में कैसा आया है, ऋणात्मक आया है। अब जरा से यहां पर देखो, अब जरा से यहां पर देखो, यहां पर देख रहे थे, क्या देख रहे हैं, जो यहां से लेकर यहां तक की दूरी दिखाई दे रहा होगा, ये दूरी कहलाती है भी, जो कि वस्तु की दूरी, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी है। तो ध्रुव से किधर है, ध्रुव से दायां साइड है, तो ध्रुव से दायां साइड की दूरियां क्या होती है, पीछे दिखाए हैं, तो ध्रुव से दायां साइड की दूरियां जो पॉजिटिव होते हैं। तो यहां बताओ प्रतिबिंब की दूरी जो धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी। यहां से आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी सर जो है, यहां पर प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी आपको क्या है, धनात्मक, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक। अब वस्तु की दूरी की बात कर ले, तो वस्तु की दूरी देख रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कौन सा दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी वस्तु की दूरी है। तो इसमें वस्तु की दूरी क्या है, अब यहां बात कर लेते हैं, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, वस्तु की दूरी क्या है, ऋणात्मक है। तो अब यहां से देख रहे हैं, हमें ये दोनों किस दर्पण में देखे हैं, यह जो दोनों देखे हैं अपने का, यह दोनों हम देखे हैं अवतल दर्पण में। दोनों को दोनों कौन से दर्पण है, तो अवतल दर्पण। यहां से एक निष्कर्ष निकलती है कि अवतल दर्पण में क्या बात कर ले, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी जो है, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर धनात्मक और प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर ऋणात्मक है। यानी कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आप लिख सकते हैं, इस पॉइंट्स को नोट्स कर सकते हैं आप, इन पॉइंट्स को इस प्रकार नोट्स कर सकते हैं। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक, ऋणात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, दोनों होता है, ठीक ना। लेकिन प्रतिबिंब की दूरी क्या देखें, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब
की दूरी, अरे प्रतिबिंब की दूरी तो देख लिए, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। यहां से ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा, ये चीज आपको क्लियर हो गया। इसके बाद यदि आप और देखते हैं, इसके बाद और देखते हैं कि यहां पर प्रतिबिंब की दूरी क्या है, धनात्मक है। प्रतिबिंब की दूरी कैसा आया है, तो प्रतिबिंब की दूरी आपका आया है धनात्मक। प्रतिबिंब की दूरी कैसा आया है, धनात्मक। प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक कब होता है, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक कब होता है, तो यहां से देख सकते हैं ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कैसा है, तो वास्तविक है, सॉरी काल्पनिक। प्रतिबिंब की प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक, काल्पनिक। काल्पनिक के साथ साथ कैसा है, तो सीधा, काल्पनिक के साथ साथ कैसा है, तो सीधा। तो आपसे इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, जो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है कब, जब वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक होता है या आभासी होता है, काल्पनिक आभासी दोनों होता है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, तो जब वस्तु की प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, वस्तु की प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, तब काल्पनिक की दूरी, सॉरी वस्तु की दूरी क्या आएगा, धनात्मक आएगा। या जब वस्तु सीधा बनेगा तब क्या होगा, जो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक आएगा, ठीक है ना। जब क्या होगा, वास्तविक बनेगा, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब क्या होगा, ऋणात्मक दूरी आएगा, और ऋणात्मक के साथ साथ क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। क्लियर, यहाँ तक ये संबाती हो गई क्लियर। इसके बाद हम और में बात कर लिए थे, जो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी, किधर बात करते हैं, जो आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में, अब इधर से इस प्रकार से किरण जाती है, इस प्रकार से किरण जाती है, तो इधर जो मापी जाती है, यानी कि इस साइड जो दूरियां मापी जाएंगे, जिधर से आपतित किरण जा रही है, और इन्हें माथे आपतित किरण की ओर जो मापी जाती है दूरियां, वो क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। जिधर ही जाएगा, जिधर ही जाएगा तो उधर अपन साथ क्या लेते जाएगा, तो अपन साथ लेते जाएगा धनात्मक चिन्ह को। और इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां, इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक। और इससे ऊपर वाले तो हो गया, ऊपर वाले धनात्मक होते हैं, सीधा लंबत जाते हैं, प्रधान अक्ष के सीधा लंबत ऊपर, तो धनात्मक, प्रधान अक्ष के सीधा लंबत नीचे, तो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। इनके बाद यदि हम बात करते हैं कहां पर, इनके बात कर लेते हैं हम किसमें, इनके बाद हम बात कर लेते हैं अपना उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में ये हो गया कौन सा दर्पण, ये हो गया अपना उत्तल दर्पण। ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है ना। उत्तल दर्पण हो गया तो ध्रुव हो गया पी, और इसका फोकस जानते इधर होता है, वक्रता केंद्र भी इधर होता है। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, कहलाती है ना। तो बताओ यह ध्रुव है, ध्रुव से किधर, आपतित किरण की दिशा यानी कि इधर, और इधर की सारी दूरियां क्या होती है, धनात्मक, और इधर की सारी दूरियां क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। इधर की सारी दूरियां क्या होती हैं, कि इधर की सारी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी यहां से इधर जा रही है आगे ना, तो आगे जा रही है, तो आगे क्या होते हैं, धनात्मक, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, इसका फोकस दूरी धनात्मक, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी धनात्मक आ जाएगा। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या आ जाएगा, तो वो भी धनात्मक आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें उत्तल दर्पण है, इसमें प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब बनेगा तो इसमें प्रतिबिंब हमेशा तो बनता है इधर, हमेशा कहां बनता है, इधर ही बनता है। इसमें प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी
प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, हमेशा हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, तो निगेटिव होती है, क्योंकि वस्तु तो हमेशा इधर रहता है और इधर रहता है। तो आपने देखो होंगे इस प्रकार से आपका कुछ जो प्रतिबिंब बनते हैं किसमें, तो आपका ये आपका दर्पण हो गया और ये हो गया इस प्रकार से। और यहाँ पर जब क्या करते हैं, कोई वस्तु को रखते हैं ऐसे, यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे जाती है और जाने के बाद क्या होती है, ये उधर मुड़ जाती है और इधर क्या होती है, जो आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, इधर आपको आती हुई प्रकाश किरणें क्या होती है, क्या होगा, इधर से आते हुए प्रतीत होते हैं, जो एफ होते हैं। और एक प्रकाश किरण क्या होते हैं, ऐसे चलती है और इधर वक्रता केंद्र पर जाती है इस प्रकार से। और प्रतिबिंब यहाँ बनते हैं। यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो सीधा प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बन जाते हैं यहाँ पर, तो अपना जो प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है, सीधा। और काल्पनिक, काल्पनिक, और हम जानते हैं सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। जब सीधा या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, इसलिए इसका दूरी क्या होती है, धनात्मक। ठीक है ना, यहाँ तक उम्मीद है कि सबको क्लियर हो गया होगा। चिन्ह परिपाटी में दिक्कत नहीं हुआ होगा। चिन्ह परिपाटी का थोड़ा क्लास पीछे भी है, वहां से भी जाकर समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपन का। अपन का बात यह होती है दर्पण की पहचान पे। क्या करते हैं, अब करते हैं अपन का दर्पण की पहचान। दर्पण की पहचान कैसे करेंगे, जो समतल, उत्तल तथा अवतल दर्पण की पहचान। हेड पॉइंट आपका है, आप ले सकते हैं यहाँ पर समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की पहचान। समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण की पहचान। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे, है ना। समतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे, तो चलो आज इसी को जान लेते हैं। समतल, उत्तल तथा अवतल दर्पण की पहचान। समतल, अवतल, उत्तल की पहचान। तो इनकी पहचान करने का हमें दो तरीका पता है। समतल, उत्तल, अवतल की हमको दो तरीका से देगा पहचानने के लिए। पहला जो कलर क्या है, पहला जो आएगा आपको, पहला कैसे आएगा, तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं। बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श करके, बिना स्पर्श करके, तो बिना स्पर्श करके हम कैसे समतल, उत्तल, अवतल की पहचान करेंगे। बिना बिना स्पर्श करके हम कैसे पहचान करेंगे, यानी कि छूना नहीं है, छूना नहीं है, सिर्फ देखना है। और देखने से क्या करना है, हमें पता करना है। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ हमको देखकर पता करना है। तो हमने जानते हैं दर्पण का जो गुण पढ़ा होगा, तो दर्पण के गुण से आपको पता होगा, दर्पण के गुण से आपको पता होगा। जो समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा होता है, हमेशा वस्तु के बराबर होता है। जब दर्पण के सामने जाएंगे, क्या करेंगे, जब दर्पण के सामने जाएंगे और प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा जितना बड़ा वस्तु रहेगा, तो हम क्या समझेंगे, वह दर्पण जो है, वह दर्पण कौन सा है, तो समतल दर्पण है। तो यहां पर हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं, जब वस्तु का, जब वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, जब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में, जब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में हमेशा हमेशा वस्तु के बराबर बनेगा, हमेशा वस्तु के
बराबर बनेगा, बराबर बनेगा तो समझ जाएंगे, तो समझ जाएंगे जाएंगे कि वह कि दर्पण दर्पण समतल है, समतल है। ये बात तो समझ में आ गया। यानी कि जब हमको तीनों दर्पण दे देगा तो तीनों दर्पण के पास क्या करेंगे, बारी बारी से किसी वस्तु को लेकर जाएंगे या अपना खुद ही जाएंगे। जब हमको समतल, उत्तल तथा अवतल दर्पण दे देगा, कहेगा इसको छोड़ना नहीं है, तो फिर क्या करना है, सिर्फ इसमें देख कर ही आपको पता करना है जो यह जो दर्पण है कौन सा दर्पण है। इनको पहचानने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले दर्पण के सामने किसी वस्तु को लेकर जाएंगे या तो अपना खुद चले जाएंगे। जब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में वस्तु के बराबर हमेशा बनता है। अब एक जगह तो खड़ा होकर देखेंगे नहीं। अब मान लीजिए आगे में है तो कभी आगे, कभी पीछे, कभी नजदीक, कभी दूर, कभी इधर उधर होंगे। और होने पर जब वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर दिखाई देगा, हमेशा वस्तु के बराबर दिखाई देगा, तो कौन सा दर्पण समझ जाएंगे, तब समझ जाएंगे कि दर्पण कौन सा है, समतल है। दर्पण कौन सा है, समतल है। ये बात क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा बात करते हैं, दूसरा हम कैसे पहचानेंगे। और हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। तो फिर एक दर्पण की पहचान कर लिए, फिर जाएंगे दूसरे दर्पण के सामने, और दूसरे दर्पण के सामने अलग अलग दूरी पर वस्तु को रखेंगे, अलग अलग स्थानों पर वस्तु को रखेंगे, और अलग अलग स्थानों पर वस्तु को रखने पर जब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा ही बनता रहेगा, हमेशा वस्तु से छोटा ही बनता रहेगा, तो समझ जाएंगे कि यह दर्पण कौन सा है, तो समझ जाएंगे यह दर्पण उत्तल दर्पण है। इसको इस प्रकार से देखते हैं। दर्पण के सामने वस्तु को ले जाने पर, दर्पण के सामने अलग 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 ये क्या लिख दिया, अलग दर्पण के सामने अलग 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 दर्पण के सामने अलग अलग स्थानों पर वस्तु को रखने से जब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, अलग अलग स्थानों पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब जब वस्तु से प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा तो वह दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। समझ में आया। दर्पण के सामने अलग अलग स्थानों पर वस्तु को रखने से जब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा तो दर्पण कौन सा होगा, तो वह दर्पण आपका उत्तल दर्पण होगा। क्योंकि हम जानते हैं उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहां तक उम्मीद है कि सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब इसके हम आगे का पॉइंट्स बात करते हैं। अब तीसरा, दो दर्पण को हमने तो पहचान लिया, दो दर्पण को पहचान लिया। अब तीसरा दर्पण जो है, तीसरा दर्पण को कैसे पहचानेंगे। जब दर्पण के सामने वस्तु को अलग अलग स्थानों पर ले जाते हैं, दर्पण के सामने जब वस्तु को अलग अलग स्थानों पर ले जाते हैं और वस्तु का प्रतिबिंब कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी बराबर दिखाई देता है, या अलग अलग स्थानों पर ले जाने पर वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब छोटा बड़ा बराबर बनता है, तो वह कौन सा दर्पण हो जाएगा, तो वह दर्पण आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं। जब
दर्पण के सामने वस्तु को अलग अलग स्थान पर रखने से अलग अलग स्थान पर रखने से वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कभी छोटा बड़ा कभी बराबर बनता है तो वह दर्पण अवतल होगा। क्लियर? जब हम वस्तु को क्या करते हैं, किसी दर्पण के सामने अलग अलग स्थानों पर रखते हैं और उन वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी बराबर बनता है, तो कौन सा दर्पण समझ जाएंगे? तो उसको समझ जाएंगे यह दर्पण अवतल है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। जो दर्पण को बिना छुए हुए यानी कि देख करके या इमेज का प्रयोग करके हम कैसे पहचानते हैं जब वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बराबर बनता है तो समतल दर्पण, जब वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है अवतल दर्पण, जब वस्तु का प्रतिबिंब कभी बड़ा, कभी छोटा, कभी बराबर बनता है तो कौन सा दर्पण आ जाता है? तो वह आ जाता है आपका अवतल दर्पण। एक पॉइंट और है, और यह है भी दर्पण को पहचानने को ही, और दूसरा है स्पर्श करके। क्या? स्पर्श करके यानी कि अब वस्तु को अब क्या करेगा? आपके आंख में पट्टी को बांध दिया जाएगा और आंख में पट्टी बांधने पर कहेगा कि आपको दिखाई तो नहीं देगा। जब आंख में पट्टी बांध दिया जाएगा तब तो दिखाई नहीं देगा। फिर कहेगा ये अब दर्पण को पहचानो, अब दर्पण को टच करो, और टच करने के बाद आप तो यह बताओ कि कौन सा दर्पण है। तो इनके लिए हम सबसे पहला जानते हैं, डेफिनेशन से आते हैं तो हम जानते हैं कि एक दर्पण ऐसा होता है जिसका परावर्तक सतह क्या होते हैं? समतल होता है। जब परावर्तक सतह समतल होते हैं तो एक बताना तो उसको कौन सा दर्पण कहते हैं। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से इसको भी हम बात कर सकते हैं, इस प्रकार से अब बना सकते हैं पॉइंट्स। जब दर्पण का परावर्तक सतह दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो तो वह कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण। और छूने से दर्पण होगा। जब छूने से पता चलेगा कि परावर्तक सतह समतल है तो कौन सा दर्पण आ जाएगा? समतल दर्पण। लेकिन जब परावर्तक सतह उठा हुआ प्रतीत होगा, क्या होगा? जब परावर्तक सतह उठा हुआ हो तो वह उत्तल दर्पण होगा। तीसरा, जब परावर्तक सतह क्या हो? धंसा हुआ। जब परावर्तक सतह धंसा हुआ हो तो वह अवतल दर्पण होगा। क्लियर? तो हमने यहां से यह समझ गए हैं, जब छूने पर दर्पण का परावर्तक सतह थोड़ा समतल लगेगा तो उसको कह देंगे समतल दर्पण। जब परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा
तो उत्तल दर्पण, और जब परावर्तक सतह धसा हुआ रहेगा तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, तो अवतल दर्पण। उम्मीद है सभी बच्चों को यहाँ तक एकदम पूरा तरीका से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। आज की क्लास, आज की कार्यक्रम यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स लेकर, यानी कि दर्पण सूत्र सिद्ध करने वाला।